कल हमने जो डिस्कस किया था वो हमने इक्विवेलेंट नो लोड एंड लोडेड कंडीशन करस्पॉन्ड डिस्कस किया था कि ट्रांसफार्मर एट नो लोड पे और लोडेड कंडीशन पे हमने डिस्कस किया था थ्योरेटिकल चीज़ें, और भी और चीज़ें डिस्कस की थी। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें जो निकल के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो आती हैं और सब्जेक्टिव में भी। आज हमारा डिस्कशन जो होगा पेज 10 होगा, उसके आगे का इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है, और जो लास्ट टाइम कल जो प्रॉब्लम बच्चों ने पेमेंट में लिखा था उसको भी इसमें हम उसके हिसाब से डेवलप मतलब उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट जो हम लोग जैसे कहते हैं ना, जब प्रॉब्लम करते हैं थ्योरेटिकल प्रॉब्लम और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम टाइप की होती है। तो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम में हमको एग्जैक्ट सर्किट नहीं बल्कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग जो जनरली यूज क्वेश्चन आता है आप में, वो आपका अप्रॉक्सीमेट सर्किट करस्पॉन्डिंग, और थ्योरेटिकल प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो कल हम लोगों ने एग्जैक्ट सर्किट पढ़ा था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके करस्पॉन्डिंग, अप्रॉक्सीमेट सर्किट के करस्पॉन्डिंग, जो जिस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व की जाती हैं। वो कैसे डिज़ाइन किया जाता है, वो कैसे बनता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। जबकि रिज़ल्ट में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप एग्जैक्ट सर्किट और अप्रॉक्सीमेट सर्किट से कर देंगे तो रिजल्ट दोनों में डिफरेंट आएगा, नहीं, सिमिलर आता है लेकिन टाइम टेकन हो जाता है। वो कैसे आपको पता चल जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग जो है फोकस करेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडियल ट्रांसफार्मर की कौन कौन सी कंडीशन, किस किस आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको आइडियल ट्रांसफार्मर बोलेंगे। और क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है उस पर, तो इस पर हम उसको पूरा डिटेल में हर एक नट बोल्ट उसका डीला करेंगे आपके सामने, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे उसको टैकल करना है। फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग या मशीन की रेटिंग केवीए में क्यों ली जाती है, हम लोग वाट में क्यों नहीं लेते। ठीक है, ऐसी क्या खास बात है कि तो हम लोग, और बहुत सारे मिसकंसेप्शन डेवलप कर दिए जाते हैं कि ऐसे ये रीजन वो रीजन। अरे भाई कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा आपके सामने उसको हम लोग नट बोल्ट उसका ढीला करेंगे, मतलब उसको खोलेंगे, देखेंगे क्या रिजल्ट निकालता है और फिर उससे कंक्लूज़न निकालेंगे। हमारा मोटिव ये नहीं है कि आप जो है उसको बिना रटने का प्रयास न करें, समझने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा समझने का। ठीक है, जो भी चीज़ बता रहे हैं उसको समझो बस। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंटरव्यू हम जो पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं कि बस पेपर में कैसा आ गया। हमारा टाइटल ये होता है, टारगेट ये होता है कि हाउ टू टाइटल इट, और अपने से कैसे सोच सकें। नहीं भाई, जो रिजल्ट निकाला वो तो ठीक है, रट लो या जो भी कर लो, लेकिन कैसे वो बना, ये किस किस कंडीशन में क्या क्या होनी चाहिए, कैसे डेवलप किया गया, वो सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। साथ साथ हमारा जो मोटिव है कि इंटरव्यू को कैसे फेस करना। बहुत सारे बच्चों को होता है सर इंटरव्यू में कैसे, तो आप कुछ नहीं, बस जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाओ। अगर इंटरव्यू पूछता है तो आप उसको कन्विंस कर सको। नहीं, मोस्टली क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरव्यूअर रटे हुए आते हैं कि उसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, तो वही चीज़ आपसे सुनना चाहते हैं, और आप जो है आप भी रट के गए, उन्होंने कुछ और रटा, आपने कुछ और, कंबाइंड नहीं बात, फिर कहते हैं यार तुम गलत किए हो। तो कन्विंस कैसे करना है वो तभी आप कर सकते हो जब आपको पूरा डिटेलिंग में आपको डिटेलिंग करनी आएगी। ठीक है, तो वो हम चीज़ डिस्कस करेंगे कैसे डिटेलिंग की जाती है, और डिटेलिंग का मतलब उसका नट बोल्ट ढीला करना, और उसको उसकी हेल्प से आप उसको कन्विंस कर सको। आपको कभी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर आप मेरे को उस सर ने बताया था, या उस बुक में लिखा था, या उस बुक में लिखा था। आपके सामने जो भी होगा आपके सामने होगा, जिससे आप एक रिज़ल्ट खुद निकालो। हम तो रिज़ल्ट डिस्कस करेंगे, आप खुद भी एनालिसिस करके बता सकते हो कि हाँ सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, ये क्यों नहीं इफेक्टिव है, इसकी ये क्यों इफेक्टिव है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं एकदम, हमने जो थ्योरी हम पढ़ाते हैं, देखो जो भी हमने थ्योरी डिज़ाइन की है वो सब थ्योरी इसके ऐसे बनाई गई है। पहले हम जितने प्रॉब्लम्स आए हैं, पहले हम क्या करते हैं, पूरे जितने भी एग्ज़ाम सबके प्रॉब्लम इकट्ठा करते हैं और उन प्रॉब्लम की स्टडी करके कि किस टाइप के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उसी हिसाब से थ्योरी डिज़ाइन करते हैं और उसी हिसाब से हम चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये नहीं कि बस कोई चीज़ उठाया, बुक उठाया, उस बुक में ये टॉपिक है बस टॉपिक पढ़ा, नहीं, ऐसे आप एग्ज़ाम की तैयारी ना करो तो ज़्यादा सही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव थ्योरी में ही सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फिर भी जो बचेगा वो हम
कंसेप्चुअल जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व करेंगे, तो उसकी टेंशन मत लेना। तो 1 बाय 1, ठीक है। देखिए लास्ट टाइम हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो इक्विवेलेंट सर्किट डिस्कस कर दिया था हमने कि ये जो सर्किट हमारा जो मिला है किसके करस्पॉन्डिंग है, ये अप्रॉक्स इक्विवेलेंट सर्किट। एक्चुअल सर्किट रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब हमारा जो मोटिव होगा कि ठीक है, एक क्वेश्चन था सर ये जो नो लोड करंट है, ठीक है, कि थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो हम उसी पे आते हैं 1 बाय 1। तो इसको हटा देते हैं ये सब, ठीक, क्योंकि इन सब की ज़रूरत नहीं है। देखो ध्यान से देखना I1 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, यहाँ पे जो करंट है I1 किसके करस्पॉन्डिंग आई है। देखो I1 इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा कि I0 प्लस I2 डैश, ठीक है। अगर हमने बोला एट नो लोड, नहीं, हमने क्या बोला एट नो लोड, नो लोड दैट इज सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी टर्मिनल है वो क्या हो जाएगा, जीरो। सेकेंडरी करंट I2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्ड हो जाए, जीरो करस्पॉन्डिंग, ठीक है। ये आप ऐसे कर सकते हो, दैट इज सेकेंडरी ओपन सर्किट मीन्स I2 दिस इक्वल टू जीरो। जब I2 जीरो हो जाएगा तो I2 डैश भी क्या मिलेगा, जीरो। क्यों, क्योंकि I2 डैश की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है, I2 डैश इक्वल टू K इंटू I2। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। जैसे ये होगा आप उस कंडीशन में ये जीरो कर दोगे और इसको क्या कर दोगे, ओपन सर्किट। पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। इसको ओपन सर्किट कर दोगे, ये V2 डैश। पहले बताओ क्लियर है। अब माइंड में एक क्वेश्चन आ जाता है कि लोड का, जब हमने बोलता है ना नो लोड, जनरली लोड का मतलब होता है कि लोड करंट से, ठीक है, लोड करंट। अगर कहीं लोड आया ना इलेक्ट्रिकल में तो लोड करंट या आर लोड VA रेटिंग से इसका मतलब होता है। पहली बात ये है, क्लियर है कि नहीं, कि लोड का मतलब होता है लोड करंट से, और ठीक है, या लोड अगर नहीं तो अगर लोड के, अगर सिर्फ लोड वर्ड लिखता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल में क्या है, उससे मतलब होता है लोड में जो करंट जा रही है उससे। नहीं तो अदरवाइज लोड इम्पीडेंस लिख देगा या लोड वोल्टेज लिख देगा तो उसका मीनिंग अलग हो जाएगा। अब जैसे लोड इम्पीडेंस बोल दिया, लोड इम्पीडेंस, तो वहाँ पे इम्पीडेंस का, जैसे लोड इम्पीडेंस तो वहाँ पे किसकी बात हो रही है, ZL की। या लोड टर्मिनल के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज लिख दिया तो वो उसकी बात अलग हो जाएगी। तो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब माइंड में आता है कि ठीक है, तो ये जो हमने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है वो लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब आते हैं तो लोड, तो नो लोड पे हमने क्या बोला, थोड़ा इसको ख़त्म ही कर देते हैं, चलो बना देते हैं पूरा ख़त्म। तो जब ये I2 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो जो करंट होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग है, जो I1 करंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगी, I0 करस्पॉन्डिंग, और इसी को बोलते हैं दैट इज़ नो लोड। तो नो लोड का मतलब है कि इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम में करंट नहीं जा रही है, हाँ लोड में करंट नहीं जा रही है, ठीक है। तो लोड में करंट नहीं जा रही है। पहले तो क्लियर है कि नहीं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वन, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या थी, I1 नो लोड का मतलब। नो लोड का मतलब जिसमें जब लोड में करंट नहीं जा रही है, और लोड इन द सेंस, क्लियर, लोड का मतलब हो गया ना क्लियर। या लोड इम्पीडेंस बोल दे तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है, वो ZL। या लोड वोल्टेज लिख दे, लोड वोल्टेज, तो लोड के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज, ठीक है। तो सिर्फ लोड वर्ड का मतलब होता है लोड में जो करंट जा रही है, लोड करंट उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, कि यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट टारगेट कि ठीक है यहाँ पे जो भी है। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमने ये जो ड्रॉ किया था ये किसके करस्पॉन्डिंग किया था, ये इक्विवेलेंट सर्किट, रिफर टू प्राइमरी साइड। ये जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट बनाया था हमने, ठीक है, ये किसके करस्पॉन्डिंग बनाया था, एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अब हम चाहते हैं कि चलो थोड़ा सा, हमें ये इतना तो पता है कि नो लोड करंट जो होती है, जो I0 है, I0 4 to 5% ऑफ फुल लोड करंट होती है। अब फुल लोड का मतलब क्या होता है, फुल लोड करंट, आर रेटेड करंट, रेटेड करंट। पहले तो क्लियर है कि नहीं, रेटेड करंट का मतलब क्या होता है या फुल लोड करंट का मतलब क्या होता है, ये डिसाइडेड होती है जो जब ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है। जैसे ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन किया है तो उसमें जो वायर आपने लगाया है, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग जिसमें जो सप्लाई दी जा रही है, जो लोड उससे कनेक्टेड है, तो लोड में वायर के थ्रू कनेक्ट होता है,
तो उसकी थिकनेस कितनी है। जैसे हमने बताया ना कि लोड में जो करंट है जो है हमने रेटेड ले लिया 5 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, तो 5 एम्पियर का मतलब ये होता है कि उसकी जो थिकनेस होगी, जो वायर की जो थिकनेस होगी वो किसके करस्पॉन्डिंग डिजाइन की जाएगी, 5 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, कि वो 5 एम्पियर के करस्पॉन्डिंग जो लॉसेस हो, जैसे 5 एम्पियर करस्पॉन्डिंग हमने रेटेड ले लिया, इसी को बोलते हैं फुल लोड। फुल लोड का मतलब होता है रेटेड करंट, रेटेड फुल लोड बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। तो हमने जब बोला कि फुल लोड या रेटेड करंट, तो इसका मतलब वो जैसे बोलो ना कि जब डिज़ाइन करोगे, जैसे ये वायर है, सपोज करो ये वायर है, ठीक है, हमने इसकी थिकनेस भाई कितना करंट जा रही है उसी करस्पॉन्डिंग वायर डिज़ाइन करोगे ना। अगर 5 एम्पियर करस्पॉन्डिंग की करंट जा रही है किसी वायर में हमको चाहिए, तो हम ऐसा वायर बनाएंगे जो 5 एम्पियर करंट को क्या करे, सस्टेन कर सके। हाँ, थोड़ा 2 to 5% थोड़ा सा ज़्यादा लेके चलते हैं, कभी मान लो थोड़ी सी ज़्यादा भी होगी तो भी सस्टेन कर जाए, लेकिन इतना इसका मतलब ये नहीं कि हमको अगर रेटिंग दे दिया कि 5 एम्पियर ही फ्लो करवाना है हमेशा, तो 10 एम्पियर करस्पॉन्डिंग वाला वायर लगाएं। क्यों? क्योंकि फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी, अननेसेसरी क्या लगाने की ज़रूरत है, कॉस्ट भी बढ़ेगी, वेट भी बढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर सबसे ज़्यादा फेकोस तो हम लोग कास्ट पे ही करते हैं, कि अगर 1-2 मीटर हो तो बात अलग है, लेकिन अगर 1500 मीटर या किलोमीटर करस्पॉन्डिंग बात, तब तो कॉस्ट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इस वजह से ये पहले से रेटिंग डिसाइड कर लिया जाती है किस में कितनी करंट देना है, तो उसी करस्पॉन्डिंग वायर भी रखना है। तो बताइए 5 रेटेड का मतलब समझ में आ गया कि रेटेड का मतलब कि जो हमने डिज़ाइन किया है वो 5 एम्पियर करस्पॉन्डिंग, उससे ज़्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता। क्लियर? तो यहाँ पे फुल लोड का मतलब I2, यहाँ पे हमने बोला ना फुल लोड में कौन सी करंट जा रही है, I2 करस्पॉन्डिंग। तो I0 जो होते प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग हो जाती है, I0 दिस इक्वल टू 4 to 5% ऑफ फुल लोड, मतलब ये I2 डैश, यहाँ पे तो लिख दो I2 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। अब ये बताइए अगर यहाँ का मान लीजिए वोल्टेज कितना है 220, जैसे मान लो यहीं का है। अब हमने बताया ये जो है क्या इम्पीडेंस Z1 की वैल्यू क्या है R1 प्लस इसको क्या बोलेंगे ZX1 नहीं JX1 करस्पॉन्डिंग, ये क्या है लीकेज इम्पीडेंस को बोलेंगे, ये क्या है रिएक्टेंस है और ये क्या है रेजिस्टेंस है। तो दैट इज़ लीकेज, ये रेजिस्टेंस किसका है कॉपर वायर का, और ये लीकेज रिएक्टेंस है नहीं, तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया है लीकेज इम्पीडेंस प्राइमरी साइड का। बोलो तो क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैग्नेटाइजेशन ब्रांच की बात करें तो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में जो करंट है I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है E1 डिवाइड बाई Z0। पहले तो क्लियर है कि नहीं, जो मैग्नेटाइजेशन ब्रांच में जो करंट है वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो Z0 मतलब इक्विवेलेंट, दैट इज इक्विवेलेंट ऑफ ये कौन है RI और JXM, नहीं इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो हमारा हो जाएगा लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अगर हम आपसे पूछें कि E1 की वैल्यू कितनी होगी, E1 दिस इक्वल टू क्या लिखो V1 माइनस I1 इंटू R1 प्लस JX1, ठीक है। बोलो भाई ये जो वोल्टेज है V1 करस्पॉन्डिंग, इसको V1 मान लें सप्लाई वोल्टेज, तो E1 की वैल्यू क्या मिलेगी V1 दिस इक्वल टू दिस ड्रॉप प्लस दिस ड्रॉप, नहीं दोनों का सम, तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। अब हमने क्या बोला कि I0 की वैल्यू किससे करस्पॉन्डिंग E डिवाइड बाई Z0, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं लीकेज इम्पीडेंस ऑफ प्राइमरी साइड। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ तक, ठीक है। अब हमने बोला कि जो भी है कोई दिक्कत तो नहीं जी, चलिए अब यहाँ के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू आई है, मान लो ये आया है 230.5 या 239.5 वोल्ट, ये जो वैल्यू प्रैक्टिकली लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, और यहाँ पे जो आ रही है 241, ठीक है 39.5, तो ये हो जाएगा हाँ वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 240 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए ड्रॉप कितना हुआ 0.5, प्रैक्टिकली कुछ इसी टाइप का होता है। अगर यहाँ पे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग है तो यहाँ पे ड्रॉप ऐसा मिलता है, और यहाँ पे जो ड्रॉप होता है वो बहुत कम मिलता है, ठीक है। प्रैक्टिकली जो वैल्यू होती है इसकी, जो यहाँ पे ड्रॉप मिलता है
वो कुछ इस टाइप का होता है, मतलब ये 200, मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो E1 है क्लोजर टू V1 है। इसी वजह से हम लोगों ने, जब हम बता रहे थे कि जब फाई m की वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू V/F लिख रहे थे ना, इसी वजह से लिख रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में वो E/F होता है, नहीं, प्रोपोर्शनल टू E/F आया था 1/2 पाई, ये जो फाई m नहीं बताया था हमने स्टार्टिंग में, फाई मैक्स दिस बी इक्वल टू 1/√2 पाई N1 B/F के करस्पॉन्डिंग, नहीं, तो हमने बोला था एक्चुअल में होता है E/F E1/F, लेकिन हमने E1 को बोला था क्लोजर टू V1। समझ में आया कि नहीं? क्यों बोला था, क्यों हमने इसको निगलेक्ट कर दिया था? क्योंकि इसकी वैल्यू जो होती है वो बहुत कम होती है, इसके करस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज ड्रॉप आता है बहुत कम आता है, दैट्स वाई। किसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप कम आता है? ये जो Z1 है इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वजह से हमको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कम मिलता है। ठीक है, पहले तो क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ तो कंफर्म आ गई कि I0 को चाहोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते थे V1 डिवाइड बाई Z0। क्यों? क्योंकि E1 क्लोजर टू है V1 के करस्पॉन्डिंग, तो आप ऐसा लिख सकते थे, नहीं? तो अब इसका अप्रॉक्सीमेट, तो हम इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे कि अगर कुछ ऐसा रिलेशन है तो हम लोग इसका फ़ायदा लेना चाहेंगे। फ़ायदा लेना ये चाहेंगे कि ये जो आपका मैग्नेटाइजिंग ब्रांच है ये वाली ब्रांच, इसको उठा के कहाँ पे चिपका दो? यहाँ पे। मतलब अगर चाहो तो एक सर्किट अलग से बना दो। ठीक है, सब गचमिच हो जा रहा है तो ये बताइए, यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस, एक सेकेंड इसको मिटा देते हैं, ठीक है, तो सही रहेगा। ये बताइए, इसको उठा के कहाँ चिपका दे? यहाँ पे, तो बनेगा सर्किट कैसा है? R1 R2, यहाँ पे R1, ये R2 डैश, फिर X1 और यहाँ पे फिर X2 डैश, और यहाँ पे जो भी था लोड उसको कनेक्ट कर दो लाइक दिस वन। और ये सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग ऐसा कर, न्यूमेरिकल जब वैल्यू आती है ना, स्पेशली शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट टेस्ट, तो हम लोगों वहाँ पे जो न्यूमेरिकल होता है वो हम ये इसी को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये दिस वन और ये हो गया आपका दिस वन करस्पॉन्डिंग। ठीक है, यहाँ पे जो बनेगा I2 डैश करस्पॉन्डिंग, ये V2 डैश, और ये ZL डैश लिखेंगे, और यहाँ पे आ जाएंगे, इसको ऐसे बना देंगे, और ये V1 की वैल्यू। ठीक है, पहले तो क्लियर है कि नहीं? और ये E1 लाइक दिस वन, तो V1 क्लोजर टू E1 है ना, देखो इस वजह से। तो यहाँ पे जो करंट है, जो भी है मैग्नेटाइजेशन ब्रांच, अगर इधर बनना चाहे इधर II, ठीक है, और ये I0, और यहाँ पे जो करंट है I1। ठीक है, अब ये हो गया इक्विवेलेंट सर्किट, रिफर टू, ये इक्विवेलेंट नहीं बल्कि अप्रॉक्सीमेट सर्किट, अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट वैलेंट सर्किट रेफर टू प्राइमरी साइड, प्राइमरी साइड। क्लियर है कि नहीं? बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले। ठीक है, यहाँ पे अगर किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से पहले कि सर यहाँ पे डाउट है या जो भी है। सब सही है? क्लियर है सर? क्लियर दिख रहा है ना? हाँ, अब ये बताइए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे। अगर बात करें, यहीं से बहुत सारी चीज़ें और निकल के आएंगी कि I0 के बारे में, ठीक है, PI के बारे में, ठीक है, मतलब समझ में आ रहा है कि I0 की क्या वैल्यू, I0 के करस्पॉन्डिंग क्या क्या चीज़ें निकल के आएंगी। चलो निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये बताइए,
तो समझ में आया। देखो जब ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आए, ठीक है, डिपेंड करता कैसी है वो भी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम अगर कुछ भी मेंशन नहीं कर रहा है तो आप पहले इसको, इस वाले सर्किट को कंसीडर करके चलना, मतलब कि जो R1 X1 जो है प्राइमरी साइड में रिप्रेजेंट करना और उसके करस्पॉन्डिंग सॉल्व करना। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डिंग आए तो हमेशा कौन सा सर्किट प्रेफर करना, अप्रॉक्सीमेट सर्किट, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू करस्पॉन्डिंग डिस्कस करने के लिए आए तो हमेशा अप्रॉक्सीमेट वाली, ठीक है, जब तक वो बोले ना कि एग्जैक्ट सर्किट को यूटिलाइज करो। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप इस सर्किट को इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, नहीं, ये चीज़ें थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, दैट्स वाई, ठीक है। नहीं तो अब देखो यहाँ से जब अगर इसको कंसीडर करते तो I0 की वैल्यू क्या आती थी, E1 डिवाइड बाई Z0, ठीक है, नहीं, फिर उसके करस्पॉन्डिंग, नहीं, ये थोड़ा सा इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब देखो अगर ये निकालना हो या ये I1 निकालना हो तो आप सर्किट को कैसे नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग सॉल्व करोगे, तो इसको इसके साथ पैरेलल कनेक्ट करते, मतलब कम्बिनेशन निकालते, फिर इसको इसके साथ करते, तब I1 की वैल्यू निकलती, नहीं, जबकि हमको पता है कि जो I1 की वैल्यू है, देखो जैसे I2 की, यहाँ पे I2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट यहाँ से देखो ये दिस इम्पेडेंस डिवाइड बाई, सॉरी वोल्टेज डिवाइड बाई दिस करंट कर देंगे, दिस इम्पेडेंस कर देंगे तो हमको I2 डैश मिल जाएगा। खैर जब क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा, अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आते हैं स्टेप बाय स्टेप अदर चीज़ों पे भी। तो एक चीज़ निकल के आती है क्या, कि जो I0 है, I0 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, V सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई Z0, यही था, V1 डिवाइड बाई Z0 करस्पॉन्डिंग। अब माइंड में आता है कि जो I0 है वो क्या लोड करंट पे डिपेंड कर रहा है, नहीं, मतलब लोड करंट पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द लोड करंट, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। दैट इज I0 इज द इंडिपेंडेंट ऑफ लोड, सिर्फ लिख देता है लोड या लोड करंट लिख दिया, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि इसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, ठीक है। या बोल देगा ऑलमोस्ट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोड, नहीं, ऑलमोस्ट एक बार आ गया था, ऐसे लिख दिया ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वो स्टेटमेंट ही लिखवा देते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू लोड, ये आया था स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट था, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें था ऑप्शन में कि जो I0 है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू लोड करंट। क्लियर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में ये V1 तो क्लोजर टू E1 के है, तो ये जो आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ और ये भी बोल सकता है कि ये बताइए, लेकिन V1 को चेंज करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को चेंज करेंगे तो I0 पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर हम V1 को चेंज करेंगे, सप्लाई वोल्टेज चेंज करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, सॉरी I1 करें, I0 क्या हो जाएगा, चेंज कर जाएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब आते हैं PI, जो PI होता है, PI करस्पॉन्डिंग, वो हमने क्या, PI किसके करस्पॉन्डिंग है, V स्क्वायर डिवाइड बाई RI, ठीक है, V1 स्क्वायर बाई RI, ये क्या है, दैट इज कांस्टेंट लॉस, इसको बोला जाता है कांस्टेंट लॉसेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, दो लॉस होते हैं ना, एक हिस्टैरिसीस लॉस और एक एडी करंट लॉस। तो ये बताइए नहीं, किसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या, विथ रिस्पेक्ट टू लोड, विथ रिस्पेक्ट टू लोड, लोड के करस्पॉन्डिंग हमको PI की वैल्यू क्या मिलती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट मिलती है, ठीक है। PI की, सॉरी PI मतलब यहाँ पे लोड करंट मतलब I2 की करस्पॉन्डिंग, अगर I2 की वैल्यू चेंज करेंगे तो हमारे लोड जो होगा, जो हमको PI मिलेगा वो ऑलमोस्ट क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, ठीक है। तो इसको बोल दिया जाता है कांस्टेंट लॉस कौन होते हैं, तो दैट इज PI। क्लियर, विथ रिस्पेक्ट टू लोड।
और इसी को बोलते हैं दैट इज़ नो लोड लॉस, दैट इज़ नो लोड लॉस। नहीं, नो लोड लॉस क्यों बोलते हैं, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि I2 वैल्यू भाई जब हमने बोला कि ये विथ रिस्पेक्ट टू लोड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब लोड की वैल्यू अगर जीरो कर दिया जाए, लोड की वैल्यू जीरो करना मतलब लोड की करंट अगर जीरो कर दी जाए तो हमको जो लॉस मिलेगा वो किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, वो PI करस्पॉन्डिंग मिलेगा, मतलब कॉपर लॉस, सॉरी आयरन लॉस के करस्पॉन्डिंग, जिसको कोर लॉस भी बोला जाता है ना, इसको क्या बोलते हैं, आयरन लॉस, दैट इज आर कोर लॉस। ये माइंड में रखो हमेशा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये चीज़ें बता रहे हैं, आता है, इस वजह से रिमाइंड में करा देना कि क्योंकि वहाँ बताना ना पड़े। अच्छा, दूसरी चीज़ वेरिएबल, अब इसी को एक तो बोल देता है कांस्टेंट लॉस, तो समझ जाना, और वो कांस्टेंट लॉस इन द सेंस होता है लोड के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। और एक होता है, तब नॉर्मल सी बात है, एक तो ये देखो ये दोनों नाम तो है ही है, दूसरा इसका कांस्टेंट लॉस भी नाम है, ये याद रखो ऐसे, या बोल देगा नो लोड लॉस तो भी, मतलब ये 1 2 3 4 नाम हैं। और आयरन लॉस कोर लॉस को भी हम क्या बोलते हैं, सॉरी आयरन लॉस या कोर लॉस को हम और क्या बोलते हैं, ये किसका कम्बिनेशन होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस का कम्बिनेशन, वहीं से तो ये चीज़ निकल के आई थी। अच्छा, अब आते हैं कॉपर लॉस पे। कॉपर लॉस क्या होगा, कॉपर लॉस ये I2 डैश का स्क्वायर R1 प्लस R2 डैश, तो क्लियर है कि नहीं। यहाँ से कॉपर लॉस कौन कौन, दिस वन एंड दिस वन करस्पॉन्डिंग, कितने रेजिस्टेंस है, R1 है और R2 डैश है, तो कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, I2 डैश का स्क्वायर इंटू कौन कितनी करंट जा रही है, I2 डैश करस्पॉन्डिंग, ठीक है, क्लियर है कि नहीं बताओ। हाँ, इसका भी दो नाम है, तो ये हो गया कॉपर लॉस। इसको क्या बोलेंगे, दैट इज़ वेरिएबल, जैसे इसको हमने बोला कांस्टेंट लॉस, तो इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल लॉस, नहीं दैट इज़ वेरिएबल लॉस, ठीक है। बोलो समझ में आया कि नहीं, वेरिएबल लॉस क्यों, क्योंकि वेरिएबल भाई जो वेरिएबल यहाँ पे जो वेरिएबल लॉस जो है वो डिपेंड कर रहा है ना I2 डैश का स्क्वायर पे, तो करंट पे डिपेंड कर रहा है ना, तो करंट इंक्रीज डिक्रीज होगी तो ये जो वेरिएबल लॉस है वो क्या होगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन आ गया था एक बार वेरिएबल लॉस, तो बच्चे परेशान हो गए वेरिएबल लॉस कौन सा, या कांस्टेंट लॉस बोल दिया तो कौन सा, ये दोनों लॉस कौन सा होता है ट्रांसफार्मर में। तो जो ये विद रिस्पेक्ट टू करंट के करस्पॉन्डिंग, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड लोड लॉस, लोड लॉस भी बोला जाता है इसको, लोड लॉस, क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। लोड लॉस बोलो, लोड लॉस का मतलब कॉपर लॉस ड्यू टू करंट, दैट इज कॉपर लॉस ड्यू टू करंट, ठीक है। बोलो, यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे, ठीक है। बोलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे, तो ये हो गया रिफर टू अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सेट की रिफर टू प्राइमरी साइड। अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट होगा आइडियल ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग डिस्कशन। हमारा जो टारगेट, नेक्स्ट टारगेट क्या है, आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है, कि आइडियल ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। बोलो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से कि सर यहाँ डाउट है या जो भी चीज़ नहीं समझ में आई हो, ठीक है। वॉइस आ रही है ना मेरी, ठीक है, वॉइस में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कशन हमारा जो मोटिव होगा, तो ये नाम समझ में आ गया ना, कैसे नाम पढ़े इनके, कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस, ठीक है, वेरिएबल लॉस क्योंकि डिपेंड अपॉन द करंट, ठीक है, दैट इज लोड लॉस भी बोला जाता है। लोड लॉस का मतलब कॉपर लॉस ड्यू टू लोड करंट। तो ये चीज़ें निकल के तो हमको यहाँ से समझ में आ गई होंगी सबको। अब बात करते हैं आइडियल एक्समर्ज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये सब जो चीज़ें बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस कर दे रहे हैं कि वहाँ पे दिक्कत ना हो कि मीनिंग कभी नहीं समझ में आया या फिर, ठीक है, क्योंकि अगर जब हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं तो इतना डिटेल तो जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप पहले से जानते हैं तो सीधे बता देंगे, नहीं। तो चलिए अब आते हैं आइडियल एक्समर।
आइडियल ट्रांसफार्मर, ठीक है। आइडियल का मतलब वही चीज़ें जो एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आता है तो क्या करें, ठीक है। अब बताओ ट्रांसफार्मर में कि ठीक है, जो भी ये हमारे पास जो इक्विवेलेंट सर्किट था पहले वाला, उसी को पकड़ते हैं। ये तो हमने बताया था कब कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमको न्यूमेरिकल वैल्यू का रिस्पॉन्ड डिस्कस करना हो, नहीं। तो यहाँ पे तो R2 डैश होगा, ये X2 डैश, इनको हटा देते हैं। हम आते हैं फिर से ओरिजिनल फॉर्म पे। हमने बताया ना, कभी भी थ्योरेटिकल प्रॉब्लम डिस्कस करनी हो तो किसका सहारा लेंगे, अप्रॉक्सीमेट सर्किट का नहीं बल्कि एग्जैक्ट वाले सर्किट का। ये X2 डैश, ये प्राइमरी साइड यहाँ पे दिखाओगे, प्राइमरी साइड में ये R1 और ये X1, ठीक है। एग्जैक्ट सर्किट, ठीक है। खैर समझ में आ रहा है ना। तो चलिए अब इसके करस्पॉन्ड डिस्कस करते हैं। हमने बोला कि आइडियल एक्समर, आइडियल एक्समर का मतलब क्या होना चाहिए। एक पहली बात क्या माइंड में आता है, आयरन लॉस, पीआई उठा के क्या कर दो 0, ठीक है। अब ये बताइए पीआई किसके करस्पॉन्डिंग होता है, हमको पी आई दिस इक्वल टू V²/RI। अब कहोगे सप्लाई वोल्टेज 0 कर दो, इसका क्या मतलब हुआ, सप्लाई वोल्टेज तो 0 करोगे नहीं, तो इसका मतलब RI दिस इक्वल टू इन्फिनिटिव। अगर इसको 0 करना है तो इसका मतलब RI क्या होगा, इन्फिनिटिव। प्रैक्टिकली नहीं, हमने इसको किसके करस्पॉन्डिंग, आइडियली, हमने बोला आइडियल एक्समर। एकदम तो इनफाइनाइट होगा नहीं, लेकिन फिर भी आइडियल है तो दैट्स व्हाई वहाँ पे कंसिडर तो करना ही पड़ेगा। कॉपर लॉस I2 डैश का स्क्वायर इंटू R1 प्लस R2 डैश, इसको उठा के 0 करो भाई, ये भी क्या होना चाहिए 0। अब कहोगे सर लोड करंट 0 है, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब अगर इसको भी 0 करना है, मतलब यहाँ से PIN 0, तो ये क्या कैसे हो सकता है कि R1 दिस इक्वल टू 0 एंड R2 दिस इक्वल टू 0, तो R2 डैश ऑलरेडी 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब लॉसेस क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये काम ख़त्म, ये सर्किट कुछ इस टाइप का बन गया, और ये तो रहेगा ही, ये ख़त्म हो जाएगा। तो सर्किट कैसा बनेगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। पहले तो ये क्लियर है कि नहीं कि आयरन लॉस और कॉपर लॉस करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब इस सर्किट को बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, दिस वन, यहाँ पे ये जो था RI की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटिव, तो ओपन सर्किट, और ये क्या है XM, तो ये बना होगा ऐसे। अब सर्किट कैसा होगा, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ऐसे कहोगे ना, X1 X2, RI 0 है, सॉरी RI इनफाइनाइट है, तो उसमें उसके करस्पॉन्डिंग हमको वो 0 मिलेगा। यहाँ से φm ये मिल रहा है आपको, φL1 लीकेज फ्लक्स है ना, और ये φL2, ठीक है। लाइक दिस वन, डैश करना डैश कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो भी है V1 करस्पॉन्डिंग, करंट जा रही है I1, यहाँ पे IM, और यहाँ पे I2 डैश, और यहाँ पे जो भी है वोल्टेज V2, लोड लगाना है तो लोड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ZL2 डैश। चलो तो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। ये किससे करस्पॉन्डिंग है क्या, जो हम अगर लॉस को 0 करते हैं, फिर हम आइडियल एक्समर बनाना चाहते हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि मोस्ट ऑफ द फ्लक्स कहाँ से जाए, कोर से, लीकेज वूकेज नहीं होना चाहिए ना। पहले तो क्लियर है कि नहीं कि मोस्ट ऑफ द फ्लक्स जो है कहाँ से पास करे, कोर से। तो इसका मतलब कोर का मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांसफार्मर था, आपने 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो लिया था, बनाया था लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे V1 था, यहाँ पे क्या था V2। हम चाहते हैं कि टोटल फ्लक्स φm कहाँ से पास करे, यहाँ से। जो आलतू फालतू का फ्लक्स है φL1 यहाँ से φL2 ये ना रहे, क्योंकि हम आइडियल की बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकली तो कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन हम आइडियल बनाना चाहते हैं ना, आइडियल एक्समर। तो आइडियल एक्समर के लिए कंडीशन रख देते हैं, तो नीचे लिखो नो लीकेज
लीकेज फ्लक्स फाई L1 दिस इक्वल टू 0 एंड फाई L2 दिस इक्वल टू 0। चलो तो क्लियर है कि नहीं? कोई लीकेज फ्लक्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? दैट इज लीकेज रिएक्टेंस XL1 दिस इक्वल टू 0, XL2 दिस इक्वल टू 0। नहीं तो ये X1 हमने जो लिखते हैं ये तो ये एक्चुअली है क्या? XL1 था और ये भी XL2 डैश था, ठीक है। तो अब ये दोनों 0 हो गए तो इस अब क्या बनेगा? सर्किट कैसा बन के आ गया? अब सर्किट बन के कैसा आ गया? लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, कि ठीक है। बोलो बताओ क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? कि यहाँ से करंट I1 गई और यहाँ पे सिर्फ I2 डैश। याद रखो कंडीशन ऑप्शन में देता है कौन कौन सा 0 हो, कौन कौन सा नहीं होगा, ये सब मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि आइडियल एक्समर का मतलब नो लीकेज फ्लक्स, ठीक है। नो मतलब RI की वैल्यू इन्फिनिटी भी होगी कि 0 होगी, तो क्या होगी? इन्फिनिटी। तभी पहले तो लॉस को 0 करना है। लॉस को 0 कब हो सकते हैं? जब R1 R2 0 हो और RI 0 हो। इतना तो क्लियर, रेजिस्टेंस को हटा दिया। फिर हम चाहते क्या है? आइडियल ट्रांसफार्मर भाई हमारा टोटल फ्लक्स कहाँ से पास करे? कोर से। तो इसका मतलब लीकेज फ्लक्स भी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो एक कंडीशन यहाँ से भी मिल गई। अब और क्या कंडीशन मिल सकती है? इसको हटाते हैं पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ से एक चीज़ तो मिल गई कि जो V1 है, V1 V2, यहाँ से आप कह सकते हो कि V1 दिस इक्वल टू V2 डैश, और यहाँ से E1 दिस इक्वल टू E2 डैश, नहीं, और यही E1 दिस इक्वल टू E2 डैश के करस्पॉन्डिंग। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे? बोलो, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। सही आ रहा है कि नहीं पहले बताओ, ठीक है। समझ में तो आ ही रहा होगा, ऐसा तो कोई टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है, ठीक है। हाँ, तो फाइनली एक चीज़ तो मिल गई। अब ये बताइए, यहाँ पे आते हैं और क्या चाहेंगे आइडियल ट्रांसफार्मर में? हम क्या चाहते हैं? जैसे रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे कि अगर हमको ज़्यादा करंट चाहिए तो हम क्या चाहते थे कि रेजिस्टेंस में जो कंडक्टिविटी क्या मिल जाए? बहुत हाई मिल जाए, नहीं। उसी तरीके से यहाँ पे बात करें, अगर हम चाहते हैं कि φm ज़्यादा से ज़्यादा पास करे तो हमको कैसा होना चाहिए? ये पाथ कैसा होना चाहिए? मतलब जो ट्रांसफार्मर की जो कोर हो वो कैसी होनी चाहिए? उसकी परमिटिविटी, ठीक है, जो परमिबिलिटी वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। म्यू आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं रिलक्टेंस क्या होना चाहिए? देखो अगर हम चाहते हैं, देखो दो चीज़ें निकल के आती हैं कि सर एक तो ये बताइए पहले IM की वैल्यू 0 हो सकती है क्या? IM की वैल्यू 0 हो सकती है। देखो हमने क्या बताया था, φm की वैल्यू जो होती है वो किसके करस्पॉन्डिंग? n IM डिवाइड बाई रिलक्टेंस। यही था ना हमारा कि φm दिस इक्वल टू लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हम चाहते हैं कि अगर IM 0 हो, IM अगर 0 हो जाए बट φm 0 ना हो। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? नहीं, अगर हमने IM को 0 कर दिया, ठीक है, अगर हम IM को 0 कर दें, हाँ गुड, हम जानते थे कि ये रिएक्शन आएगा। माइंड में तो ये भी आ रहा है कि सर ये क्वेश्चन आता है और ये कई बार आ चुका है कि IM 0 का मतलब φm 0। क्या और क्या कोई तरीका हो सकता है कि IM 0 भी हो लेकिन φm 0 ना हो? क्योंकि अगर आप कहो कि सर अगर IM आपने 0 कर दिया तो φm 0 हो गया, अगर φm 0 का मतलब कि तब तो सर्किट ही पॉसिबल नहीं भाई। अगर मेन तो फ्लक्स ही है ना, φm की वजह से तो हमको सेकेंडरी में जो इंड्यूस EMF मिलेगा। अगर φm ही नहीं रहेगा तब तो सर्किट का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। वैसे ही बात होगी कि जैसे सप्लाई वोल्टेज ही नहीं तो फिर बात ही नहीं आगे बढ़ेगी। नहीं, एग्ज़ाम का पेपर ही नहीं, अगर आपने एंट्रेंस ही
का फॉर्म भी नहीं भरा है तो पेपर टफ है चाहे ईजी है, हमारे क्या मतलब। ठीक वैसे ही यहाँ पे बात हो गई। माइंड में तो अभी आ रहा है कि सर कि अभी बात इसको भी क्लैरिफाई करें। देखो आई एम जीरो हो जाए बट फाई एम जीरो नहीं हो, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। देखो कैसे, फाई एम दिस इक्वल टू क्या होता है, एन आई एम डिवाइड बाई रिलक्टेंस। ध्यान से देखो इसको ध्यान से देखो। तो यहाँ से एक चीज़ तो निकल के आ रही है कि आई एम दिस इक्वल टू लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, फाई एम डिवाइड बाई एन, जो भी है N1 था तो N1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, इनटू रिलक्टेंस। रिलक्टेंस होता क्या है, L अपॉन म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू ए। अब बताओ कैसे पॉसिबल हो सकता है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो, पहले ही बताओ। L डिवाइड बाई म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू ए करस्पॉन्डिंग। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, ये जो डिस्कस कर रहे हैं ना। देखो डीपली में इस वजह से डिस्कस करते रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो ऑप्शन में आती है वो कैसे होती है, वही चीज़ हम आता है। इस पे तो सभी लोग एग्री करते हैं कि सर जो कंडीशन, ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन आ गई, ठीक है, और ये कंडीशन आ गई, तो मतलब आइडियल एक्समर के लिए ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये सबको समझ में आता है, ये भी जीरो। नॉर्मल सी बात, हम चाहते हैं टोटल फ्लक्स कहाँ से पास करें, लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग, ठीक है। इसकी वजह से ये जीरो, ये जीरो, यहाँ तक तो सबको समझ में आता है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत किसी को पड़ती नहीं है। लेकिन अब हम आते हैं, हम बात कर रहे हैं आइडियल एक्समर की। तो आइडियल एक्समर में हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास करें। क्या चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास करें। तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास करने का मतलब है कि अगर ये बताइए, थोड़ा सा निकल के आते हैं, थोड़ा सोचते हैं कि अगर आई एम की वैल्यू जीरो हो बट फाई एम जीरो नहीं हो, आपको कैसे, यहाँ से देखते हैं। फाई एम दिस इक्वल टू ये होता है रिलेशन, हमने बताया था स्टार्टिंग में ही। फिर हमको आई एम दिस इक्वल टू फाई एम, यहीं से हमने ये बना दिया। अब बताओ रिलेक्टेंस होता क्या, एल अपॉन म्यू आर इंटू म्यू नॉट। अगर म्यू आर की वैल्यू, हम आइडियल की बात कर रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं, इन्फिनिटिव हो जाए, ठीक है। म्यू आर की वैल्यू आप कहोगे सर आइडियल तो प्रैक्टिकल, हम यहाँ पे आइडियल की बात कर रहे हैं तो दिमाग में जोर मत देना। आइडियल का मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है सब पॉसिबल बना, भले वो पॉसिबल ना हो, लेकिन हम म्यू आर की वैल्यू अगर इनफाइनाइट हो जाए तो बताइए रिलक्टेंस आपको क्या मिलेगा, रिलक्टेंस क्या मिलेगा, ज़ीरो। अब बताइए उस केस में जब ये रिलक्टेंस ज़ीरो हो गया तो आई एम क्या मिलेगा बताओ, मैग्नेटाइजिंग करंट जीरो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। लेकिन फाई एम हमारा क्या जीरो है, नहीं, फाई एम जीरो नहीं है। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं, नीचे लिख लो, दैट इज रिलक्टेंस ऑफ आयरन कोर आर एल दिस बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये कब पॉसिबल होगा, जब म्यू आर टेंस टू क्या होगा, इन्फिनिटिव करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो ये चीज़ें, एक होता है, एक और चीज़ आती है, ये होता है 1 बाई रिलक्टेंस और परमियंस, ठीक है। परमेंस जो होता है, जैसे हम लोग कंडक्टेंस 1 बाई आर होता है, उसी तरीके से परमियंस होता है 1 बाई रिलक्टेंस, 1 बाई रिलक्टेंस। तो कभी कभी ये लिख देता है ऑप्शन में कि ये क्या, तो आप कहोगे सर ये कौन सी बला आ गई, तो ये एक्चुअल वैल्यू थे 1 बाई रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस अगर हमारा कितना है, किसके करस्पॉन्डिंग, ये जीरो, तो ये क्या मिलेगा हमको, इन्फिनिटिव। तो ऑब्जेक्टिव में कभी लिख देगा तो ये मत सोच लेना कि ये कहाँ से बला आ गई, ठीक है। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो पूछो पहले जल्दी से। तो पकड़ में आ गया कि नहीं बहुत सारी चीज़ें। अब एक और चीज़, तो आइडियल एक्समर के लिए मेन तो सबको पकड़ में आता है। उसमें अगर क्वेश्चन में दे दे कि आई एम दिस इक्वल टू जीरो, तो वो आई एम जीरो तभी होगा जब रिलक्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। भाई गुड कंडक्टर, गुड मैग्नेटिक कंडक्टर हम ये चाहते हैं ना, कोर कैसी हो, गुड मैग्नेटिक कंडक्टर की, तो उस समय क्या मिलेगा हमको, आई एम जीरो मिलेगा। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा, फिर से आप एक और सर्किट बनाओगे। ट्रांसफार्मर के जितना इजी इसका थ्योरी है ना, उससे ज़्यादा खतरनाक इसका ऑब्जेक्टिव होता है। अगर आपने थ्योरी ढंग से नहीं की है तो फिर ऑब्जेक्टिव गया, और उस पर से सिर्फ मोस्टली लोग फार्मूला देखते हैं। फार्मूला नहीं, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो बताओ क्लियर है कि नहीं, फाई एम हमको मिलेगा लेकिन आई एम क्या हो गया, जीरो हो गया। आई एम क्यों जीरो हुआ, समझ में आ गया,
क्योंकि रिलक्टेंस म्यू आर की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग है, इनफाइनाइट। तो क्या क्या निकल के आया पहले बताओ। आइडियल एक्समर के लिए कंडीशन पी आई ये 0 होना चाहिए। तो हमने क्या क्या देखा कि R1 दिस इक्वल टू 0, R2 दिस इक्वल टू 0, ठीक है, फाई L1 दिस इक्वल टू 0, फाई L2 दिस इक्वल टू 0, ठीक है। तो इससे हमको ये निकल गया, ये भी 0, XL2 भी 0। और क्या निकल के आया कि RI दिस इक्वल टू इन्फिनिटी। तुरंत जैसे जैसे बनता जाए तुरंत सर्किट दिमाग में बनता जाना चाहिए। फिर और क्या निकल के आया कि म्यू आर टेंस टू इन्फिनिटिव, अगर ये टेंस टू इन्फिनिटिव हो जाए तो हमको रिलक्टेंस क्या मिलेगा, दिस भी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग, 0, ठीक है। रिलक्टेंस हमको क्या मिल जाएगा, 0 करस्पॉन्डिंग। तभी तो ये आई एम हमको क्या मिल गया, 0, फाई एम 0 नहीं है, ठीक है। और अच्छा यहाँ तो और कुछ निकल गया था जी, हाँ ये आर एल हो गया 0, हाँ म्यू आर, हाँ फाई एम 0 नहीं होता, फाई एम 0 नहीं होता। ये सब लिख लो, जिससे ऑब्जेक्टिव जब करो तो तुरंत माइंड में आया तो तुरंत टिक लगाओ, ठीक है। अब इन सब के बाद हमको क्या निकल के आया, अब उस पर देखना चाहते हैं। आइडियल अगर एक्सएमएल बनाते हैं तो फ़ायदा क्या मिला हमको, V1 दिस इक्वल टू, एक रिलेशन तो ये मिला कि आंख बंद करके लिख लो कि V1 दिस इक्वल टू V2 डैश दिस इक्वल टू E1 प्लस E2 डैश के करस्पॉन्डिंग। बोलो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे नहीं। और V1 V2, अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि E1 दिस इक्वल टू ये E2 बाई के था ना, E2 की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी, E2 की वैल्यू जो हमको निकल के आई थी, E2 डैश जो हमने लिखा है वो कौन है, E2 बाई के था ना। मतलब हमने लिखा था कि E2 बाई E1 दिस इक्वल टू के, ये एक्चुअल में होता है कब, ये हमेशा होता है। ये क्या है, E1 और E1 E2 क्या है, इंड्यूस EMF ऑन प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो वाइंडिंग है उस वाइंडिंग करस्पॉन्डिंग। जब अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो उस केस में एक और कंडीशन मिली कि V1 V2 में क्या रिलेशन मिला कि V1 दिस इक्वल टू, जो V1 और V2 में क्या रिलेशन मिलेगा यहाँ से बताओ, एक सेकेंड, हाँ ये V1 है, V2 क्या था, V2 बाई के, तो V2 बाई V1 ये भी क्या मिला, के करस्पॉन्डिंग नहीं। तो आइडियल एक्समर में V2 बाई V1 दिस इक्वल टू E2 बाई E1 दिस इक्वल टू के, ये याद रखना, ये हमेशा मत लगा देना ये कंसेप्ट। ये कब अप्लीकेबल है, ओनली फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो हमको एक चीज़ और निकल के आ गई, क्या बोलो, एक जो V1 V2 की टर्मिनल वोल्टेज में भी, टर्मिनल वोल्टेज मतलब V2 क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है ना, ठीक है। और सप्लाई वोल्टेज ये V1, इसको भी टर्मिनल वोल्टेज से बोल सकते हैं, सब प्राइमरी साइड का। तो V2 बाई V1 दिस इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग, और E2 बाई E1, एक्चुअल E2 बाई E1 के करस्पॉन्डिंग होता है, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर V2 बाई V1 भी हमको किसके करस्पॉन्डिंग मिला, के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है कि नहीं, नहीं तो अदरवाइज फिर ड्रॉप होकर करस्पॉन्डिंग मिला नहीं। ये V1 लिखना हो तो क्या लिखोगे, ये ड्रॉप नहीं, ये ड्रॉप प्लस यहाँ पे ड्रॉप प्लस V2 नहीं, वो लंबा चौड़ा इक्वेशन बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग। लेकिन आइडियल एक्समर है तो V1 और V2 में कैसा रिलेशन मिलेगा, V2 बाई V1 दिस इक्वल टू के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। चलो ठीक है, बोलो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बोलो जल्दी से। और करंट में एक और चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि I1 किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, I2 डैश के। तो I1 किसके करस्पॉन्डिंग, K इंटू I2, यही होता है। तो ये तो हमको, ये कब है, आइडियल ट्रांसफार्मर के करस्पॉन्डिंग। अदरवाइज I2 डैश दिस इक्वल टू क्या मिलता है, K के करस्पॉन्डिंग, K इंटू I2 नहीं। तो यहाँ पे ये कौन सी करंट है, प्राइमरी करंट है, ये कौन सी है, सेकेंडरी करंट, ठीक है। तो I2 बाई I1 ये किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, 1 बाई के, ठीक है। तो I2 बाई I1 दिस इक्वल टू हमको के करस्पॉन्डिंग मिलेगा। बोलो कोई डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है। तो ये रिलेशन ऐसे भी याद कर लो कि कुछ टाइम ऐसे भी आ जाता है कि N2 बाई N1 इंटू I2, तो N1 I1 दिस इक्वल टू N2 I2, तो एक रिलेशन ये मिल गया। ये भी पकड़ के पैक कर लो इसको, ठीक है। और
इंडक्टेंस में ये तो हो गया लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हाँ, एक्सएम के करस्पॉन्डिंग क्या एक्सएम से भी डिस्कस कर सकते थे। देखो फाई दिस इक्वल टू क्या होता है एल आई, ठीक है, हम लोग जो डिस्कस करते हैं कि फाई दिस इक्वल टू एल आई करस्पॉन्डिंग, और हमको क्या मिला था फाई दिस इक्वल टू, ये हमने शायद रिलेशन डिस्कस नहीं किया था क्या, बी इंटू ए, बी की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग होती है म्यू इंटू एच इंटू ए करस्पॉन्डिंग, और एच की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी एन आई डिवाइड बाई रिलक्टेंस, नहीं एल इंटू ए, इसको आई लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये दोनों इक्वल हैं तो एल आई दिस इक्वल टू आप क्या लिखते हो म्यू एन आई डिवाइड बाई ए डिवाइड बाई एल के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो आपको एल किसके करस्पॉन्डिंग मिलेगा, एल जो होगा एल दिस इक्वल टू म्यू इंटू एन इंटू ए डिवाइड बाई एल के करस्पॉन्डिंग। अच्छा हाँ, साई दिस इक्वल टू होता है एन फाई, ठीक है। तो अगर नंबर ऑफ टर्न n है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू, ऐसे कर दो, नंबर ऑफ टर्न अगर n है तो n आई इंटू, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न n थे ना, एक कॉइल करस्पॉन्डिंग एल आई एक का, तो चूंकि n कंडक्टर थे, नहीं सॉरी n नंबर ऑफ लूप, n नंबर ऑफ टर्न थे ना, तो क्या हो जाएगा फाई दिस इक्वल टू एल आई इंटू एन के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक n और आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। तो यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड सही है ना जी, 1 डिवाइड बाई नहीं एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल अपॉन म्यू ए, नहीं, और एल दिस इक्वल टू आप लिख सकते हो, एक रिलेशन और मिल के आया, इसको पैक करके रख लो अपने पास, इसको पहले ही करवा देना चाहिए था, हमने शायद छोड़ दिया था। तो एल की वैल्यू होती है एन स्क्वायर डिवाइड बाई रिलेक्टेंस। तो अगर यहाँ पे एक्सएम की बात करें तो एक्सएम दिस इक्वल टू, तो आप एल एम बात करेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे ये क्या है इंडक्टेंस, ठीक है, ये क्या है इंडक्टेंस और ये क्या है रिलक्टेंस, इसको क्या बोलते हैं इंडक्टेंस। तो लिख नीचे लिख लो इसको, ये छोटा सा डेरिवेशन है, कहीं भूल गए तो याद रखना। एक्सएम को क्या बोलेंगे इंडक्टेंस ऑफ कोर, ठीक है, कोर का इंडक्टेंस, ठीक है। तो एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न्स और एल आर एल क्या रिलक्टेंस। तो यहाँ से ये अब क्वेश्चन पूछ देता है कि एक्सएम की वैल्यू क्या होगी, तो भाई आर एल की वैल्यू किसके करस्पॉन्डिंग थी 0, तो एक्सएम क्या मिलेगा एक्सएम इन्फिनिटिव, मीन ये वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा इन्फिनिटिव। तो जब ये इन्फिनिटिव मिलेगा, क्लियर, तो यहाँ से ऐसे भी देख सकते हैं कि एक्सएम की वैल्यू वी वाई अपॉन के किसी कह रहा हूँ जे एक्सएम, ये देखो एक्सएम क्या मिलेगा ये भी 0, एल एम की वैल्यू अगर इंडक्टेंस 0 है तो उसका रिएक्टेंस भी क्या मिलेगा 0, क्योंकि ये किसके करस्पॉन्डिंग होता है ओमेगा एल एम के, तो ये वैल्यू 0 तो ये भी 0, ठीक है। तो बताइए वी वाई 0 क्या मिलेगा हमको, ये 0, एक सेकेंड, नहीं सॉरी ये इन्फिनिटिव है ना, सॉरी ये इन्फिनिटिव है, तो 1 बाई वी बाई इन्फिनिटिव क्या मिलेगा हमको 0। तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि आई एम की वैल्यू क्या होगी 0। क्लियर है कि नहीं, बोलो इन सबको पैक करके रख लो। तो ये हो गया हमारा आइडियल एक्समर के करस्पॉन्डिंग जो कंडीशन निकल के आ गई, इनको तो पकड़ के रखना हमेशा। और के क्या है टर्न रेशियो। अब देखो कभी कभी ऐसे लिख देता है, ये क्या है टर्न रेशियो, थोड़ा सा इसको बता देते हैं, क्योंकि के का मतलब क्या होता है दैट इज टर्न रेशियो आर ट्रांसफार्मर रेशियो, ठीक है। पर बताओ क्लियर है कि नहीं, के क्या है टर्न रेशियो और ट्रांसफार्मर रेशियो। और जनरली इसकी वैल्यू जैसे हम लोग याद करते हैं कि N2/N1 हम लोग लेके N2/N1 लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कभी ये N1/N2 भी लिख देता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो यूज़ किए करेंगे 1/K करस्पॉन्डिंग। जैसे ऐसे वर्ड में ऐसे लिख देगा कि प्राइमरी टू सेकेंडरी,
प्राइमरी टू, देखो हमेशा सेकेंडरी अगर लिख दिया, टर्न रेशियो ऐसे लिख देगा, टर्न रेशियो इज 5:1 ऐसे लिख दिया, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्राइमरी कितना है, जैसे n1/n2, इसका मतलब यहाँ पे दिया है n1/n2, तो 5/1। अब क्लियर है कि नहीं? ये पहले तो मीनिंग समझो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या सब्जेक्टिव में भी, वैसे मोस्टली सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में भी लिख दिया कि, क्योंकि जनरली जैसे टर्न रेशियो लिखा आप तुरंत दिमाग में आके सर वो तो वैल्यू हो गई 5, नहीं, हमेशा देखो वो किसके रिस्पेक्ट में लिख रहा है, लिख देने प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो इज 5:1, तो इसका मतलब ये हुआ कि n1/n2 दिस इक्वल टू 5/1, ये कितना हो गया 5, ये आ गया। हमने जो k लिया है वो n2/n1, तो हमारे लिए k क्या हो जाएगा उस समय 1/5। तो आप जब भी कुछ भी निकाल, अदर इसके बाद कुछ भी निकालना तो जहाँ k पुट करेंगे वहाँ 1/5, और यही क्वेश्चन ऐसे दे दे, क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है ना, ठीक है। ऐसे लिख दिया कि सेकेंडरी टू प्राइमरी टर्न रेशियो इज 6:1 ऐसे लिख दे। तो यहाँ पे क्या सेकेंडरी का मतलब n2/n1, ये 6/1, तो एक्चुअली ये हमारे लिए जो ये हो गया हमारे लिए, ठीक है। और अगर सिंपल टर्न रेशियो लिखता है तो इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, वो n2/n1 की बात कर रहा है, क्योंकि 99% क्वेश्चन में n2/n1 ही लेके चलते हैं, ठीक है। पहले तो क्लियर है। अगर स्पेसिफाई कर दिया तब तो बात अलग है, अदरवाइज नहीं स्पेसिफाई किया तो वो मान के चलना कि n2/n1 ही है। किसके लिए? ट्रांसफार्मर के लिए। अभी हम ट्रांसफार्मर डिस्कस कर रहे हैं तो इस वजह से ट्रांसफार्मर करस्पॉन्डिंग बता रहे हैं। पहले तो क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? अब माइंड में एक चीज़ और आती है, क्या कि सर ट्रांसफार्मर जो है ये काफ़ी बच्चे पूछते हैं और उसके ऐसे ऐसे जवाब देते हैं कि समझ में नहीं आता वो कहाँ से कैसे मैच कराते हैं, और मैच करा भी देते हैं कि सर ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है या मशीन की रेटिंग होती है वो किलोवाट में क्यों नहीं होती है, वो हमेशा केवीए रेटिंग ली जाती है, क्यों? या एमबीए रेटिंग या उस टाइप की ही आती है, ऐसी क्या खास बात है? नहीं, जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात करें कि वाई ट्रांसफार्मर जो है, जनरली क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में भी पूछ देता है कि सर जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, ठीक है, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? कौन बताएगा इसका रीज़न? कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है, ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो केवीए रेटिंग, सॉरी किलो किसके करस्पॉन्ड बात कर रहे थे कि वो किलोवाट में क्यों नहीं बोलते हैं, जैसे नहीं था कि जब रेटिंग उस पर लिखा रहता है तो किलोवाट नहीं बल्कि केवीए रेटिंग के करस्पॉन्डिंग क्यों लिखा रहता है, ठीक है। कौन बताएगा इसका रीज़न? और हम लोग थोड़ा सा उसी चीज़ को प्रैक्टिकली थोड़ा सा चीज़ों को, हाँ केवीए में होती है, क्यों होती है, रीज़न तो वही है क्यों होती है, इंटरव्यू में भी पूछ देता है और अजीब अजीब से आंसर देना लोग शुरू कर देते हैं, ठीक है, जिसका उससे कोई रिलेशन भी नहीं होता, ठीक है। चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या होना चाहिए। देखो हमने कहीं पे भी नहीं बताया कि वो मैं बोल रहा हूँ, वो हमने करके दिखाया, ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मैं कोई स्पेशल यहाँ से बोल, नहीं, हमने जो भी डाटा लिया है, जो भी चीज़ें बताई है वो प्रैक्टिकली IEEE स्टैंडर्ड करस्पॉन्डिंग, ठीक है, मतलब वेरीफाइड डाटा है और मोस्टली हमने वेरीफाई भी किया यहाँ पे, ठीक है। भले ही वो हमने वैल्यू ना पुट करके, लेकिन हमको क्योंकि नॉलेज है प्रैक्टिकली तो इस वजह से बता देते हैं। और वो चीज़ें अगर ज़्यादा क्वेश्चन करोगे तब पता चलता है कि एक्चुअल में क्या होता है, वो भी क्वेश्चन कौन से करोगे, जो स्टैंडर्ड बुक, तब आलतू फालतू बुक पढ़ोगे तो डाटा भी ऐसे उल्टा कहीं में मिसिंग रहेगा, कहीं इधर उधर रहेगा, ठीक है, तो वो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए, बिकॉज ऑफ ट्रांसफार्मर ओनली वोल्टेज एंड
नॉट पावर। चलो ठीक है, जो भी है। चलिए आते हैं हम लोग अपने हिसाब से डिस्कस करते हैं, जो हम लोगों की समझ डेवलप हुई उससे। ये बताइए, यहाँ पे ये ठीक है, ये जो भी है, दिस वन, और यहाँ पे आते हैं लोड के करस्पॉन्डिंग पहले तो, ठीक है। ये है आपका R1 प्लस R2 डैश R, और यहाँ पे x की वैल्यू है x1 प्लस x2 डैश। ये क्या थी I2 डैश। यहाँ पे पावर जो भी है अभी देखते हैं कि P0 किसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये V2 डैश, और यहाँ पे I2 डैश। अच्छा, आप लोगों ने अब तक ये नहीं कभी पढ़ा होगा, कहीं हमने नहीं बताया कि पावर रिफर टू प्राइमरी साइड या पावर रिफर टू सेकेंडरी साइड। हमने जो भी सर्किट बनाई थी वो किसके करस्पॉन्डिंग थी, रिफर टू प्राइमरी साइड। इक्विवेलेंट सर्किट, जो एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट, और ये कौन सी अप्रॉक्सीमेट वाली है, नहीं, RI, और ये XM, I0, II, और ये IM, और ये I1 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। बोलो, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब आते हैं अपने मेन डिस्कशन पे, आते हैं P0 पे। यहाँ पे लोड पावर फैक्टर दिस बी इक्वल टू किसके करस्पॉन्डिंग है, cos फाई, ठीक है। लोड पावर फैक्टर किसके करस्पॉन्डिंग है, cos फाई। देखो, जैसे हम बात करते हैं कि I2 डैश R2 डैश, नहीं, ये किसके करस्पॉन्डिंग, K इंटू I2 डैश, सॉरी K इंटू I2 लिखते हैं का होल स्क्वायर इंटू R2 बाई K स्क्वायर। तो पावर तो देखो वही है अभी भी, नहीं, ये कौन सी है पावर, अगर इसकी बात करें I2 स्क्वायर R2, तो ये कौन सी कॉपर लॉस है, सेकेंडरी साइड का, नहीं, सेकेंडरी साइड का। और ये कौन सा है, कॉपर लॉस, सेकेंडरी साइड का रिफर टू प्राइमरी साइड। जब रिफर कर दिया प्राइमरी साइड तो पावर में तो कोई चेंजेस नहीं हुई है। जो पावर लॉस है, इन दोनों में पावर लॉस क्या है, पावर लॉस क्या है, सेम ही है। बोलो क्लियर है कि नहीं ये चीज़, नहीं। तो ये चीज़ तो आई माइंड में कि एक जो कंसेप्ट आता है कि सर हम करंट को बोलते हैं, करंट को भी ट्रांसफ़र किया, वोल्टेज को भी ट्रांसफ़र किया, इम्पीडेंस को भी ट्रांसफ़र किया, बोल दिया, लेकिन पावर के बारे में आपने कभी वर्ड यूज़ भी नहीं किया और कभी आपने कहीं देखा भी नहीं होगा। और ये इम्प्लिसिट होता है, मतलब ये मान के चला जाता है आपको पता है। तो अब पता भी चल गया, प्रूफ करके भी देख लिया कि ऐसा क्यों होता है। I2 डैश का स्क्वायर इंटू R2 डैश दिस इक्वल टू, हमने किसके करस्पॉन्डिंग है, I2 का स्क्वायर इंटू R2। तो हमको एक चीज़ तो पकड़ में आ गई कि जो पावर होती है, चाहे उसको प्राइमरी से सेकेंडरी, चाहे सेकेंडरी से प्राइमरी लाएं, वो हमेशा क्या होती है, स्पेशली पावर लॉस की। अभी तो पावर लॉस की बात हो रही, पावर लॉस क्या है, सेम है। तो जब पावर लॉस सेम है तो देखते हैं पावर करस्पॉन्डिंग। यहाँ पे जो लोड पावर है, देखो जो लोड पावर है P0 किसके करस्पॉन्डिंग है, V2 डैश इंटू I2 डैश इंटू कॉस फाई। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, I2 डैश का मतलब क्या है, V2 बाई K, और ये क्या है, K इंटू I2, तो ये इंटू कॉस फाई। पहले बताओ क्लियर है। तो हमको मिला V2 I2 इंटू कॉस फाई। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे, ठीक है। कि जो P0 है, अब यह वही बात आ गई कि P0 भी, इसका मतलब जो पावर है, पावर लॉस ही नहीं बल्कि पावर की ही बात करें तो वो भी रिफर टू प्राइमरी या सेकेंडरी दोनों करें तो दोनों वैल्यू क्या सेम आ रही है। नहीं, देखो V2 I2 डैश इंटू कॉस फाई दिस इक्वल टू V2 I2 इंटू कॉस फाई, नहीं, दोनों क्या है, सेम है, करके देख लिया। तो मतलब पावर लॉस की बात करें चाहे पावर की बात करें, वो हमेशा सेम ही रहता है। अब आते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था कि रेटिंग करस्पॉन्डिंग। अब माइंड में आता है V2 I2 और cos फाई। V2 किससे डिसाइड होता है, लेवल ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। इट इज़ डिसाइडेड बाई, जो V2 है डिसाइडेड किससे होता है, लेवल ऑफ इंसुलेशन। इसको किससे डिसाइड करते हैं, डिसाइडेड बाई लेवल ऑफ इंसुलेशन। ठीक है, कि इसका जो कि कितना रखना है कितना नहीं रखना है, वो लेवल ऑफ इंसुलेशन से इसकी रेटिंग जो है डिसाइड की जाती है।
ठीक है। जैसे रेटेड वैल्यू, जैसे बोलते हैं ना कि ये कौन सी वैल्यू होती है, ये रेटेड वैल्यू होती है। रेटेड वैल्यू जैसे 5 वोल्ट 10 वोल्ट करस्पॉन्डिंग आपने डिसाइड कर लिया, तो उस वो लेवल ऑफ इंसुलेशन कितना रखना है उसी करस्पॉन्डिंग आपने रख दिया। अब आते हैं इस पे I2 करस्पॉन्डिंग। ये कहाँ से डिसाइड किया जाता है, कौन बताएगा? ये डिसाइड किससे किया जाता है? डिसाइडेड बाय, देखो थिकनेस से नहीं, या क्रॉस सेक्शन एरिया से बोल सकते हैं, नहीं, जो रेट ये वही ये कौन सी वैल्यू थी, ये भी रेटेड वैल्यू। देखो यहाँ पे जो करंट और वोल्टेज की बात करें तो ये दोनों ही क्या है, रेटेड वैल्यू है। कौन डिसाइड करता है? डिसाइडेड बाई थिकनेस ऑफ कंडक्टर, नहीं, जिसको गेज भी बोला जाता है, ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज, ठीक है। तो बताओ क्लियर है कि नहीं? हाँ चलो, कम से कम चलो इतनी चीज़ें पता है, इसका मतलब ध्यान से देख रहे हो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो इतना तो पता हो गया कि जब आप V2 की वैल्यू और I2 की वैल्यू की बात करते हैं तो ये दोनों वैल्यू कैसी होती है, रेटेड वैल्यू, ठीक है। तो अब आप कहोगे ठीक है सर, तो रेटेड वैल्यू V2 की वैल्यू ठीक हो गई, I2 की वैल्यू, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मान लो, ये V2 I2 जो आया वो कितना आया, मान लो 1500, कितना आया 1500। ये वैल्यू कितनी आ गई भाई, रेटेड वैल्यू है ना, फिक्स वैल्यू है, तो ये कुछ आएगी, वो हमने डिसाइड कर लिया कितनी है 1500। तो हमने एक चीज़ तो पकड़ में आ गई कि हमने रेटेड वैल्यू भी डिसाइड कर ली, रेटेड वोल्टेज भी डिसाइड कर लिया, रेटेड करंट भी डिसाइड कर लिया, लेकिन व्हाट अबाउट रेटेड पावर? रेटेड पावर कैसे डिसाइड करेंगे? अब आते हैं रेटेड पावर पे। पहले तो क्लियर है कि नहीं, इसका मतलब क्या है? कुछ भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मान लो 1500 आया कुछ, ठीक है। अब आते हैं जो आपके माइंड में आता है कि P0, जो P0 रेटेड की बात करें, P0 रेटेड, तो आप यही कहोगे ना कि सर V0 जो भी है V2 I2 इंटू cos फाई, ये भी रेटेड है और ये भी रेटेड है, तो ये भी रेटेड होना चाहिए। नहीं, अब ये बताइए ये रेटेड कौन डिसाइड करेगा? लोड डिसाइड करेगा ना। cos फाई किसका होता है? लोड का होता है। किसका होता है? लोड का। तो लोड डिसाइड करेगा कि रेटेड वैल्यू कितनी होगी। नहीं, ये लोड का पावर फैक्टर है कि नहीं, बताओ। लोड पावर फैक्टर या पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर, बेटर टू राइट पावर फैक्टर ऑफ द लोड, ठीक है। ये है पावर फैक्टर ऑफ द लोड के करस्पॉन्डिंग, जिसको cos फाई बोलते हैं। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। तो V और I तो रेटेड वैल्यू है, डिफाइन हो गई। और जब आप बात करते हैं कि तो हमको एक चीज़ तो निकल गई, P0 की वैल्यू दैट इज़ S0 cos फाई, क्योंकि V2 I2 जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? V2 I2 जो है S0 के है। यहाँ तक तो लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे कि P0 यहाँ पे लिख लो और यहाँ पे लिख लो cos फाई। जब cos फाई की वैल्यू 1 है तो P0 कितना आएगा 1500, और यहाँ पे अगर 0.5 है तो ये कितना होगा 750, ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं। और यहाँ पे अगर 0.1 है तो ये कितना आया 1500। अब बताओ सब में वैल्यू क्या हो रही है, डिफरेंट आ रही है कि नहीं। अगर हमने cos फाई, हमने बताया ना कि भाई ये किस पे, P0 कौन डिसाइड करेगा? P0 आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है। V2 I2 आपके हाथ में है, cos फाई किसके करस्पॉन्डिंग है? लोड के करस्पॉन्डिंग, जिसको जा रहा है पावर। तो जो लोड लगा रखा है, जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया करस्पॉन्डिंग, या कॉलेज में कहीं पे भी हर जगह लोड ही है। तो मान लीजिए आप एक रूम की, एक पूरे सिस्टम की बात करें तो उसमें 50 रूम है, नहीं अगर 10 भी रूम है तो अब किसी रूम में पंखा स्विच सब ऑन है, AC से सब ऑन है, तो वहाँ लोड बढ़ जाएगा नहीं। तो उसके करस्पॉन्डिंग पावर फैक्टर क्या है? अब मान लो एक के करस्पॉन्डिंग यूनिटी पावर फैक्टर है, तब तो मतलब पावर फैक्टर अगर उसका 1 है तब तो उसके लिए कितना हो जाएगा रेटेड वैल्यू 1500। और अगर पावर फैक्टर पुअर है 0.5 है तो पावर कितनी पावर होगी रेटेड पावर 750।
और अगर पावर और ज़्यादा, पावर फैक्टर और पुअर है तो क्या हो जाएगा 0.1, तो ये आपको कितना मिलेगा 150। तो रेटेड पावर हम डिसाइड कर सकते हैं क्या? नहीं। पहले तो क्लियर है कि नहीं? रेटेड पावर हम डिसाइड ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, कौन सी वैल्यू लेते हैं तब, जो जबकि एस नॉट हमको क्या है वो तो डिसाइड कर सकते हैं, एस नॉट डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन P0 डिसाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि P0 डिसाइड होता है किससे? कॉस थीटा से। भाई ये तीनों पे डिपेंड करेगा ना, मतलब आप यहीं से देख लो P0 जो है एस नॉट इंटू कॉस फाई। दैट्स वाई हम लोग रेटिंग किस में लेते हैं? KVA में। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो नीचे लिख लो, आप वन लाइन में लिख सकते हो, किलो वाट इज डिसाइडेड बाई लोड पावर फैक्टर। लोड पावर फैक्टर, क्लियर है कि नहीं? इस वजह से KVA रेटिंग जो है किलो वाट डिसाइड किससे होगा? लोड पावर फैक्टर से। इस वजह से आप बता ही नहीं सकते कि कब कितना होगा। इस वजह से हम लोग, चूंकि एस नॉट तो फिक्स है, इसी वजह से एस नॉट की वैल्यू दी रखी रहती है, ठीक है। हाँ, अगर P नॉट किलो वाट में देगा तो वहाँ पे लिख देगा कि इस पावर फैक्टर के लिए इतनी है। पहले तो क्लियर है कि नहीं? ये सब थ्योरी के, तो इसको लिख लो। तो नीचे इसको ये बना लो, ये थ्योरी नहीं है, मतलब ये डिस्कशन है। मशीन अभी कहाँ, मशीन में थ्योरी आती है, यहाँ पे तो बस डिस्कशन चलता है, ठीक है। पहले बताओ क्लियर है ना? तो ये चीज़ समझ में आ गई नहीं आ गई? कि जो हमारा क्वेश्चन था कि KVA रेट, इसको भी लिखना चाहते हो थोड़ा सा लिख लो अगर आपकी इच्छा है, तो ये सब बना लो पूरा डिस्कशन के लिए कि क्यों हमने, देखो हमेशा माइंड में रखो, क्योंकि जब ये जनरली ये जो क्वेश्चन है KVA रेटिंग में, ये पूछा जाता है जब आप इंटरव्यू में पहुंचते हो, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर आप बोलोगे कि सर, जैसे हमने कुछ रेंडमली कुछ भी बोल दिया, तो अब आप वो पूछेगा कि किस बेस पे आपने बोला। जैसे होता है ना कि आपने जो आपको डिफेंड भी करना है ना, क्योंकि वो आपका ये देखते हैं कि आप कितने उस पर कमांडेड हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रट के आ गए, ठीक है। जनरली इंटरव्यूअर भी रट के आते हैं, हमने देखा काफ़ी जब बैठते हैं तो जनरली इलेक्ट्रिकल एक ऐसी ब्रांच है, इफेक्टिव आंसर किसी को पता ही नहीं होता, ठीक है। इंटरव्यूअर मोस्टली सुनना चाहते हैं कि जो वो रट के आए होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी बात लॉजिक के साथ रखेंगे तो वो भी कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये जो है सही बोल रहा है। नहीं, अगर आप इस तरीके से समझाएंगे कि क्यों जो है KVA रेटिंग जो है, सॉरी किलो वाट में नहीं रखी बल्कि KVA में रखी जाती है, तो उसका रीज़न समझ में आ गया। क्या बताया था हमने? सिंपल सी बात कि P0 V2 I2 इंटू कॉस फाई होता ही है, ये होता है। फिर हमने देखा कि पावर तो चाहे प्राइमरी साइड की बात करें, चाहे सेकेंडरी साइड की, चाहे पावर लॉस की बात करें, चाहे वैसे ही पावर की बात करें, तो वो हमेशा सेम होती है। तो पहले तो ये हमने बता दिया। फिर हमने बताया कि P0 को होता है V2 I2 इंटू कॉस फाई। V2 I2 तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई कितना वोल्टेज रखना है, रेटेड वैल्यू। I0 भी कितनी करंट फ्लो करानी है, उसी करस्पॉन्डिंग थिकनेस से हम डिज़ाइन करते हैं लोड जो जा रही है। ये दो फिक्स हो गया। लेकिन कॉस फाई तो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि ये किसका होता है? लोड का है, लोड का है। तो जब लोड का हमको V2 I2 तो फिक्स हो गया कि V2 ले लिया, I2 ले लिया, लेकिन कॉस फाई कितना होगा ये लोड डिसाइड करेगा। तो इस वजह से P0 की वैल्यू क्या होगी? रेटेड नहीं होगी, ये वैल्यू क्या होगी? हर के करस्पॉन्डिंग अलग अलग होगी। भाई ये लोगे तो इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और आएगी, इसके ये लोगे तो ये मिलेगा, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और आएगा, ठीक है। जब ऐसे आएगा तो आप P0 क्या सिग्निफाई डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते कि हमको इसकी रेटेड वैल्यू यही होगी। अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो वहाँ पे आपको कॉस फाई फिक्स करना पड़ेगा कि भाई कॉस फाई 0.1 या 0.9 होना चाहिए। तो इसका मतलब जहाँ पे वो लोड करंट जहाँ पे करंट जा रही है वो, वहाँ पे जो भी लोड लगा है उसका पावर फैक्टर आप फिक्स, वो आपके हाथ में है नहीं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती फिक्स करोगे तो ठीक है, फिक्स कर लो, तो उसके करस्पॉन्डिंग आप लिख दोगे तब, ठीक है कि नहीं। अदरवाइज जो रेटिंग, चूँकि ये V2 I2 क्या है? एस नॉट के करस्पॉन्डिंग रेटेड वैल्यू, ये तो ठीक है। तो इसी वजह से KVA रेटिंग लिखी रहती है और आपकी किलोवाट में नहीं लिखी रहती। क्लियर है कि नहीं? इसको थोड़ा सा लिखना चाहो तो लिख सकते हो,
ये ज़रूर बना लेना, ठीक है। तो ये आपने बना लिया होगा, इसी चीज़ को लिख लो। चेंजेस टू द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, पावर फैक्टर ऑफ द लोड that is rated kVA is decided या डिफाइन, बस, ठीक है। तो उसके लिए kVA रेटिंग डिफाइन होती है, जबकि किलोवाट जो है किलोवाट चेंजेस टू द पावर फैक्टर ऑफ द लोड, किलोवाट चेंज होता है पावर फैक्टर ऑफ द लोड से, इसी वजह से दैट इज़ रेटेड kVA इज़ डिफाइंड। इसके लिए इसीलिए ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग जो डिफाइन किया जाता है kVA रेटिंग। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। बोलो, अब आते हैं थोड़ा सा फेजर पे, डायग्राम पे। थोड़ा क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन कर लिया जाए। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कोई है जिसको डाउट हुआ हो कि सर नहीं समझ में आया या जो भी है, ठीक है। आप क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा और चीज़ें देखो, इसी वजह से एकदम डिटेल में डिस्कस करो। थ्योरी को जितना नट बोल्ट ढीला करना कर लो। एक्चुअली हम वैसे भी जो थ्योरी डिज़ाइन करते हैं वो ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिसमें सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिस टाइप के पूछते हैं उसी के हिसाब से हम थ्योरी डेवलप करते हैं, और उसी हिसाब से सब चीज़ें छोटा छोटा जो भी चीज़ें निकल के आती सब डिस्कस कर देते हैं, कि जिससे ये ना रहे कि कहानी की तरह बताए जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है बाद में। अच्छे क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन। A useful flux, the useful flux for a transformer is 1 Weber, ठीक है। when it is loaded at 0.85 power factor lag, then its mutual flux तो म्यूचुअल फ्लक्स क्या हो, म्यूचुअल फ्लक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहला, में डिक्रीजेज कितना डिक्रीज में? 2 0. ऐसे 0.8। दूसरा, में इंक्रीजेज टू 1.01 Weber, and third one, remain constant
remain constant, and fourth one may decreases to 0.99 मिलीवेबर करस्पॉन्डिंग। ठीक है, चलिए हमारा मोटिव क्या है? क्वेश्चन तो क्लियर है, किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से। कुछ नहीं दिख रहा हो तो पूछ सकते हो कि सर यहाँ पे डाउट है ये चीज़। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? द यूजफुल फ्लक्स फॉर ए ट्रांसफार्मर। यूजफुल फ्लक्स मतलब फाइव के करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। ठीक है, तो पहले तो क्या करोगे, बना लेते हैं सर्किट। जो सर्किट होता है, हमने क्या बताया था, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल वाले हों, स्पेशली शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट करस्पॉन्डिंग, तो हम अप्रॉक्सीमेट सर्किट लेके चलेंगे, मतलब नहीं। और अगर किसके करस्पॉन्डिंग हो, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो कुछ इस टाइप के, तो इनको कैसे टैकल किया जाता है? विद द हेल्प ऑफ एग्जैक्ट सर्किट करस्पॉन्डिंग। ये एग्जैक्ट सर्किट का रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये R1, ये X1, ये R2, ये X2 डैश, ये यहाँ पे I2 डैश, और यहाँ पे जो है V2 डैश, और ये ZL2 डैश, यही था। ये RI, ये XM, यहाँ पे I0, और यहाँ पे I1, और यहाँ पे जो वोल्टेज है सप्लाई वोल्टेज दैट इज़ V1। ठीक है, और यहाँ पे E1 दिस इक्वल टू E2/K। ठीक है, यही है। अब क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग रीड करो। करें यूजफुल फ्लक्स फॉर ए ट्रांसफार्मर इन वन इज़ 1 वेबर। ठीक है, जो भी है 1 वेबर करस्पॉन्डिंग है व्हेन इट इज़ लोडेड। पहले ये बताओ कि एट नो लोड पे, एट नो लोड पे हम जो है, पहली बात इस सर्किट को नो लोड पे मतलब जब I2 की वैल्यू क्या होगी 0, तो यहाँ से ये ड्रॉप जो कितना मिलता है, देखो V1 की वैल्यू लिखेंगे तो E1 प्लस I1 I0 इंटू R1 प्लस JX1। ठीक है, ये लिखोगे लाइक दिस वन करस्पॉन्डिंग। हमने φm किसके करस्पॉन्ड लिखा था, याद करो, 1/√2 पाई N1 इंटू E1 डिवाइड बाई F। ठीक है, यही था। E1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, E1 दिस इक्वल टू V1 माइनस I0 R1 प्लस JX1। अगर हम इसको निगलेक्ट भी कर दें, नो लोड करंट लोडेड कंडीशन करस्पॉन्डिंग अगर निगलेक्ट भी कर दें, तो भी ये तब φm क्या हो जाएगा, φm नॉट दिस इक्वल टू 1/√2 पाई N1। ठीक है, एट नो लोड पे अगर हम इसको निगलेक्ट भी कर दें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा V1 डिवाइड बाई F। ठीक है, तो क्लियर है कि नहीं? इक्वेशन नंबर 1 ऐसे बना देते हैं। लोडेड कंडीशन पे, लोडेड कंडीशन पे क्या बनेगा? अब लोडेड कंडीशन पे तो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि तब करंट क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 प्लस I2 डैश है। भले ये वैल्यू इसके कंपेरिजन बहुत कम है, तो पहले वाले में ठीक है निगलेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे वाले में तो निगलेक्ट नहीं कर सकते कि I1 को निगलेक्ट कर दो, नहीं। तब यहाँ पे जो V बनेगा, V1 की वैल्यू जो आएगी वो E1 माइनस I1 R1 प्लस JX1। नहीं, मतलब आप बेटर टू राइट ऐसे E1 दिस इक्वल टू V1 प्लस I1, नहीं सॉरी ये था इसके करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेटर टू राइट ऐसे रहने दो। ठीक है, ये ज़्यादा सही है। हाँ ये बताइए, यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसा तो कैसे। ठीक है, अब हम देखना चाहते हैं कि जब ये बोला है पावर फैक्टर लैगिंग है, पावर फैक्टर लैगिंग मतलब ये बताइए I2 क्या, यहाँ पावर फैक्टर क्या है, लैगिंग है। तो जब I2 इसके करस्पॉन्डिंग ये लैग कर रहा है, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर तो है नहीं, तो इसका मतलब इतना तो फिक्स है कि जो I1 भी होगा इस E1 के करस्पॉन्डिंग, देखो यहाँ पे वोल्टेज कितना है E1, तो वो भी क्या करेगा, लैग करेगा, नहीं कितना करेगा। अब यहाँ पे तो ये 0.8 ये तो इसका है नहीं, लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग इतना तो फिक्स है कि लैग करेगी। जो I1 होगा वो E1 से क्या करेगा, लैग करेगा। कितना लैग करेगा, इससे कम ज़्यादा हो सकता है नहीं, बट
हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, I1 लैग्स E1 बाई हाउ मच एंगल, cos phi। पावर फैक्टर क्या है, cos phi करस्पॉन्डिंग phi1 दैट इज पावर फैक्टर cos phi। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अच्छा, अब यहाँ से चीज़ें निकल के आती, प्लॉट करते हैं ग्राफ तो ज़्यादा समझ में आएगा। E1 लाइक दिस वन, ठीक है, ये E1 है, I1 ये हो गया, ये E1 और ये एंगल कितना है, phi1। तो I1 इंटू R1 किधर होगा, I1 इंटू R1 लाइक दिस वन, ये है phi1 इंटू JX1, ये हो जाएगा JI1 इंटू X। ठीक है, बोलो क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे हो जाएगा I1 इंटू R1 और ये JX1 90 डिग्री। ठीक है, और इनको जब ऐसे मिलाओगे, बोलो, तो ये हो गया V1। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाओ। ठीक है, अब ये बताइए, कुछ भी हो, अगर V और E1 में कंपेयर किया जाए तो इतना तो फिक्स है, V1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो E1 से क्या होगा, ज़्यादा ही होगा। नहीं, ऐसे देखो, ये जो होगा E1 V1 से क्या होगा, हमेशा कम होगा यहाँ पे, इनके सब लैगिंग पावर फैक्टर में। क्लियर है कि नहीं। देखो, यहाँ से कुछ लोग का अंदाज़ा लगा सकते थे कि सर क्यों ना आपने यहाँ से लिया कि phi m की वैल्यू जो होगी, phi m दिस इक्वल टू 1/√2 पाई N1, इसकी वैल्यू हो जाएगी V माइनस I1 इंटू R1 प्लस JX। ठीक है, ऐसे लिखोगे, आंख बंद करके यहाँ पे अप्लाई मत कर देना कि सर करंट बढ़ गई तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये है क्या चीज़, फेज़र है। ठीक है, ये है क्या, फेज़र। तो फेज़र में हमको क्या करना पड़ता है भाई, AC है ना, तो AC के लिए हमारा क्या बताया तरीका कि हमेशा उसको या तो वैल्यू हो, कैलसी से ये सब वैल्यू दी हो तो कैलकुलेट कर लो। यहाँ पे तो ये सब दिया नहीं है, बस आपको एक आइडिया लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम विद द हेल्प ऑफ फेज़र डायग्राम से हमको क्लियर हो गया कि E1 और V में क्या रिलेशन है। इतना तो फिक्स है, जो E आएगा, मतलब आप कह सकते हैं V जो आएगा, जो सप्लाई वोल्टेज है वो E से ज़्यादा होगा। ठीक है, अब E से ज़्यादा होगा तो यहाँ से देखो, तो जो E ज़्यादा मतलब V ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ, पहले ये किसके करस्पॉन्डिंग था, V1 के करस्पॉन्डिंग था। अब जो E है, जो मतलब E किसके करस्पॉन्डिंग था भाई, यहाँ पे नो लोड पे हमने अप्रॉक्सीमेट V1 ले लिया कि भाई इसको निगलेक्ट कर दो तो भी कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, लेकिन जब आपने ये नो लोड की कंडीशन, जब लोडेड किया है तो लोडेड करस्पॉन्डिंग हमारा जो E1 है, जो E1 था वो V1 से क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। जो E1 है वो V1 से क्या है, कम है, मतलब रिड्यूस कर रहा है। तो E1 अगर रिड्यूस कर रहा है तो व्हाट अबाउट phi m रिड्यूस करे, क्यों, क्योंकि phi m इज़, ऐसे लिख सकते हो, 1/√2 पाई N1 इंटू किसके करस्पॉन्डिंग है, E1 डिवाइड बाई एफ के। तो जब ये रिड्यूस करेगा तो ये भी क्या करेगा, रिड्यूस। हाँ, जो रिडक्शन आएगा वो स्लाइटली आएगा। ठीक है, ये याद रखना बस। क्लियर है कि नहीं। तो जो phi m क्या होगा, स्लाइटली जो है डिक्रीज करेगा। E1 में स्लाइटली डिफरेंस मतलब रिडक्शन आएगा, तो आप कह सकते हैं स्लाइटली रिड्यूस। तो अब आंसर में कौन सा दिया हुआ, कह रहा मे बी डिक्रीजेस, नो सॉरी, इसमें क्या क्या दिया हुआ, फर्स्ट के करस्पॉन्डिंग मे बी डिक्रीजेस 0.8। अब देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है डिक्रीमेंट का, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, रिमेन कांस्टेंट, अब मे बी इंक्रीजेस, नहीं, इंक्रीमेंट तो नहीं है। ई क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, दैट्स वाई, क्योंकि करंट को बढ़ाने पे हमको क्या मिल रहा है, लैगिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग ई रिड्यूस कर रहा है। तो जब ई रिड्यूस करेगा तो phi m रिड्यूस करेगा। अब रिडक्शन, अब देखो दो ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, हमने बोला स्लाइटली, तो कौन सा सही है, फोर्थ ऑप्शन, ये जो आ रहा है फोर्थ ऑप्शन। लेकिन अगर सिर्फ मे बी डिक्रीजेस आ जाए
तो जो मे बी डिक्रीजेस वाला होगा उस पर लगाना, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे क्या है कि एक होता है ना, यहाँ पे लिख देता है स्लाइटली डिक्रीजेस या डिक्रीज मे बी डिक्रीजेस, तो मैं अगर स्लाइटली डिक्रीजेस हो तो स्लाइटली डिक्रीजेस पे लगाओगे, ठीक है। तो पहले 1 था, अब कितना हो गया 0.99 मिली वेबर का रेस्पॉन्ड, जो भी है वेबर का रेस्पॉन्ड तो वेबर का रेस्पॉन्ड। तो एक चीज़ तो याद रखना, ये हो गया किसके करस्पॉन्डिंग, जब ये पावर फैक्टर क्या है लैगिंग है। अगर यही मान लो लीडिंग होता तो क्वेश्चन क्या हो जाता, पहले बनाओ इसको जल्दी से बोलो, कोई डाउट हो तो पूछो। अगर यही लीडिंग हो जाता, लीडिंग पावर फैक्टर, तब उस केस में क्या होता भाई, इक्वेशन तो वही बनती, बस यहाँ पे क्या होता है लीडिंग, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखते हैं लीड, और उस कंडीशन में ये अलग बनेगा नहीं। अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है उससे। ये सब तो पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर में, लीडिंग पावर फैक्टर में ये क्या है E1 और I1 अब की बार किधर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, बस कुछ नहीं, ऐसे बना लो कि I1 दिस इक्वल टू लाइक दिस वन, ठीक है। और ये कितना है जो भी है φ2 मान लो तो φ2 करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब बताइए वही E1 प्लस I1 R1 लाइक दिस वन, और प्लस J I1 X1, ठीक है 90 डिग्री। पहले तो क्लियर है कि नहीं। अब ये जो आएगा वो कुछ कैसा आएगा, ये देखो इसको और बढ़ा दो, ये कुछ जो रिजल्टेंट आएगा वो लाइक दिस वन, मतलब ये मिला हमको V1, ठीक है। अब ये देखो V1 को प्लॉट करना शुरू करो इनके करस्पॉन्डिंग, तो आपका V1 कहाँ आएगा, इतना ही आएगा ना, ठीक है। या इसको और बढ़ाओगे तो इसे मतलब यहीं तक आएगा। आप कर सकते हैं यहाँ पे E1 जो है वो ग्रेटर होगा V1 से, पहले बताओ क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे E1 ग्रेटर हो जाएगा किससे, V से। अब सप्लाई वोल्टेज से ज़्यादा मिलेगा हमको इंड्यूस EMF प्राइमरी साइड पे, ठीक है क्लियर है कि नहीं। कब, इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर। तो लीडिंग पावर फैक्टर करस्पॉन्डिंग हमको E ज़्यादा मिला, तो बताइए φm जो मिलेगा, φm 1/√2 पाई N1 E1 डिवाइड बाई F। अब ये क्या हो रहा है, ये इंक्रीज़ कर गया ना इससे इंक्रीज कर गया, तो ये क्या होगा इंक्रीजेस, तो φm ग्रेटर होगा φm नॉट से, तो यहाँ पे क्या होगा स्लाइटली इंक्रीमेंट। तो विच वन इज़ करेक्ट, सी बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। कब, इन केस ऑफ लीडिंग पावर फैक्टर, ठीक है। और यही क्लियर है कि नहीं, एकदम सिंपल सा, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये प्रोसीजर फॉलो कर लो ये फरांटी इफेक्ट में भी देखा था ना वहाँ पे, याद है। खैर क्लियर है कि नहीं। अब नाउ नेक्स्ट, यहीं पे अगर यूनिटी पावर फैक्टर हो जाए तो यूनिटी पावर फैक्टर, तब क्या मिलेगा, तब वहाँ पे भी डिक्रीमेंट मिलेगा ये वाला, ठीक है। उस केस में अगर बनाना चाहोगे तो क्या बनेगा, चलो बना के देख लेते हैं। पावर फैक्टर यूनिटी हो तो उस केस में क्या होगा, दोनों सेम फेज में हो जाएंगे, मतलब जो फाई होगा वो 0, I1 एंड E1 बोथ आर इन सेम फेज, दोनों सेम फेज में हो जाएंगे। तो ये बताइए यहाँ पे E1 लाइक दिस वन, I1 भी इसी डायरेक्शन में, तो ये बनेगा लाइक दिस वन, ये I1 R1 और ये J I1 X, और ये बनेगा आपका V1। अब बताइए ये V1 है, अब यहीं सिंपल सा दिख रहा है कि ये V1 V ग्रेटर है किससे, E1 से, मतलब कि E क्या हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है ना, E1 डिक्रीजेस, तो व्हाट अबाउट फाई डिक्रीजेस, तो φm आपको φm नॉट से क्या मिलेगा, लेस मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही, इसके इस क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग 4th इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
यहाँ तो किसी डाउट नहीं होना चाहिए कि ऐसे तो कैसे, सिंपल सा है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने बताया ना, आँख बंद करके ये मत देखना है कि बस कि सर ये दिख रहा है, ये इंक्रीज़ करेगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज़ कर जाएगा, ऐसे दिमाग मत लगा। क्यों? क्योंकि ये फेज़र पे है, ये AC है, ये इतना आसान नहीं है। अगर ये DC होता तो ज़्यादा सोचनी चाहिए, करंट बढ़ रही है तो उसके करस्पॉन्डिंग कर देते दिन 5। इसी वजह से यहाँ पे ग्राफ वो लीनियर वाला नहीं, यहाँ पे फेज़र पड़ता है, तो फेज़र के हेल्प से हम इसको रिजॉल्व करते हैं। क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट हो तो पूछो जल्दी से, ठीक है? यहाँ तक तो कोई डाउट हो तो पूछो। कल हम लोग जो है इस पर कल हम लोग ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है, और फिर इसके बाद टाइम मिलता है तो क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए टेंशन मत लो, क्वेश्चन तो इतने कराएंगे लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे, सीधे सीधे वाले नहीं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने से ज़्यादा एडवांस, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ना चाहिए ना, ये नहीं सीधा सीधा सब कुछ, ठीक है। बनाओ जल्दी से।